1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, और जितने भी मामले की हम बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमने पहली ह्यूमन राइट्स की वायलेंस की बुनियाद 1973 में नहीं रखी? क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है, किस मोटिव के तहत जो है पिका एक बात करके आप हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंध जो है, सिंधु नदी जो है, उसका पानी पीकर ही हम बड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे लिए सिंधु धरती और सिंधु धरती के सिंधु नदी जो है, सिंध का जो पानी है, वो भी हमारे लिए, हमने भी उसका पानी पिया है, तो हमारे लिए वो भी माँ है। ये बोला था कि संग जो है वो आशिक है। ठीक है, किसका आशिक है? वो उसकी महबूबा जो है वो दरिया है। जी वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल नेक्टोफिलिया पर। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं अली गुलाम बमरो साहब, ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं क्रिमिनल एंड रेवेन्यू के। जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में तमगे और अवार्ड मिलते हैं, अब तक ये जैसा कि मैंने कहा कि ये नौजवान वकील और जितने ये एक्टिव हैं, और इनकी जो शख्सियत में जो इनको जो तमगे मिला है वो ये है कि अपनी कम्युनिटी जो बमरो जो इनकी कम्युनिटी है अछरोथर से ये पहले वकील हैं। और उसी के साथ साथ इनके बारे में कहा जाए कि अभी जितने भी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें और करंट जो भी 6 कैनाल का जो इशू चल रहा है, तो आप चाहे कराची के प्रोटेस्ट देखें, हैदराबाद के प्रोटेस्ट देखें, या सोशल मीडिया पर अगर आप देखें, हर जगह पर इनको आप पाएंगे। सो चलें आज चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं जो ह्यूमन राइट्स जो आज का हमारा टॉपिक है। तो चलें मिलते हैं इनसे। जी अली गुलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी अली गुलाम साहब, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जिस तरीके से एक वायलेशन जो हमें देखने को मिलती है, ह्यूमन वायलेशन थ्रू आउट हमें हिस्ट्री में हमें नज़र आई है, तो आज का जो हमने जो मौजू चूज़ किया है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो सबसे पहले ह्यूमन राइट्स का जो है वो बैकग्राउंड बताएं, ताकि जो हमें हमारे जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को बेसिक से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जी जी बागी साहब, मैं सबसे पहले नेक्टोफिलिया का बहुत बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए आपके चैनल के लिए। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बागी साहब का। और रही बात आपके क्वेश्चन की जो ह्यूमन राइट्स है, देखो ह्यूमन राइट्स जो है वो एक बड़ा वसी एक टॉपिक है। उस पर बात करने के लिए मैं नहीं समझता कि हमें दिन ब दिन मंथ और साल लग सकते हैं। डेली बेसिस पे मुख्तलिफ जो है एक्टिविस्ट है, मुख्तलिफ लॉ के रिलेटेड जो बनते हैं वो काम कर रहे हैं। पहली बात है कि हमें हमारे यूट्यूब पर जो है देखने वाले व्यूअर्स हैं उसको पता होना चाहिए ह्यूमन्स क्या है और राइट्स क्या है। सबसे पहले इस दो अल्फाज को हमें समझना चाहिए। देखो ह्यूमन्स मीन्स कोई इंसान, हम कम्युनिटी बंदे, उसमें चाहे इंसान ज़ात भी हो गया, उसके साथ साथ हमारे इस दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है वो सारे ह्यूमन में आ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स एक कलेक्टिवली जो है एक नाम है। राइट्स मीन्स किसी भी इंसान जब यहाँ पैदा होता है कि वो बर्थ से लेके डेथ तक उसकी जो राइट्स जो होते हैं वो उसको इस माशरे के अंदर किसी कम्युनिटी या किसी लॉ से हट के जो है हमें एलियंस जो है वो राइट्स होते हैं। ठीक है। तो जो ह्यूमन राइट्स जो होते हैं तो ये कलेक्टिवली हर एक इंडिविजुअल बंदे का जो राइट्स होता है। जब इसको हम बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे तो बैकग्राउंड से लेके जाएंगे तो जब जर्मन था, सबसे पहले जर्मन था, जर्मन में जब वो एक लॉ के हवाले से, ट्रेडिशन के हवाले से कोई एक ऐसा सिस्टम नहीं था, क्योंकि बादशाह सिस्टम थी पहले, वो जो अपने वो मजबूत है उसकी रवायत चलती रहती थी। किसी बंदे से जो नाइंसाफ़ी वगैरह होती रहती थी उससे कोई जो है उसका इनिशियल लें या उसे कोई रिलीफ लें वो नहीं मिलता था। दिन ब दिन जुल्म बर्बियत हलती रही। उस वजह से जैसे जुल्म बढ़ता रहा तो लोगों ने अपने घरों से निकलना स्टार्ट किया तो लोगों ने बोला क्योंकि हम जो इतना बड़ा कुछ रियासत के लिए कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, अपने जो है बादशाही के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है। तो उन्होंने क्या एक रिवोल्यूशन इख्तियार किया, वो घरों से बाहर निकले। फिर वो जर्मन जो हैं वो मजबूर हो गए, जर्मन बादशाह मजबूर हो गया। उन्होंने ये कहा कि हम जस्ट सिविल जस्ट एंड जेंटलमैन, जस्ट सिविल उन्होंने एक लॉ दिया, जस्ट सिविल दिया, जो हमारे मुल्क के अंदर, जो हमारे स्टेट के अंदर जो रह रहे हैं उसको जस्ट सिविल
के नाम से एक लॉ दिया गया। और दूसरा लॉ वो ये दिया गया जस्ट जेंटलमैन वो ला दिया गया, जहाँ के जो दूसरे ममालिक से लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जर्मन उस टाइम बहुत बड़ा हब था उस फर्स्टली, तो उसको जो है उसके अपने जो रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो हम दिए गए। उसके हवाले से जो हमें वो वक्तन जो है वो फिर वो लाम फर्स्ट मैं बोला फर्स्ट जो ह्यूमन राइट्स के अंदर जो रिसोर्स हमें देखने मिल रही है वो जर्मन वालों ने दी। जर्मन के वहाँ पे रेजोल्यूशनरी जो एक्ट करने वाले जो हमारे लोग थे, जिसके ऊपर बर्फियत हो रही थी, उन्होंने अपने राइट के लिए अपना आवाज़ बुलंद किया। उसके बाद कि हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से हम देखेंगे तो हमारे लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जो उन्होंने भी जो है ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमें बहुत कुछ जो है वो दिया है कि अशरफुल मखलूक़ात, कुरान शरीफ के अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल अशरफुल मखलूक़ात जो दिया गया है, उसके अंदर किसी कास्ट, रिलीजियस, जेंट्स, जेंडर के से हट के हर एक इंडिविजुअल बंदे का जो अपना अपना एक राइट्स होता है, वो एक इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से एक वो बड़ा वो सबक है, वो बड़ा एक राइट्स है जो चाहे वो ख़वातीन का हो या बच्चों का हो या बड़ों का हो, वो भी हमें मिल रहा है कि प्रॉपर्टी के हवाले से। उसके बाद एक दूसरा अभी रजिस्टर जो हम देखते आ रहे हैं कि अभी मैग्ना कार्टा एक वो बड़ा एक रेजोल्यूशनरी रिटन जो हम बोले उसको, वो एक बड़ा लॉ है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ह्यूमन्स को राइट देने के लिए जो हमें मिला है, वो मिला था 1215 में मिला था, मैग्ना कार्टा मिला था, वो भी हमें मिला था जो हमें हिस्ट्री में जो देखने मिल रहा है। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लगी, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार लगी, उसके अंदर भी जो है उसके बाद जो वायलेशन ह्यूमन्स की बहुत ज़्यादा हुई। जब आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार जब लगी थी उसमें ज़्यादातर जो है लोगों की डेथ वगैरह हुई थी। वो लॉस जी तो पहले जो लॉस वगैरह थे वो उसकी कोई टर्म कंडीशन वगैरह वो हमें देखने में नहीं मिल रही है। फिर वो क्या यूएन ने उस टाइम बना हुआ नहीं था, क्योंकि यूएन ने जो बना है वो 1945 के बाद बना, 5 में बना है, तो उससे पहले फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार लगी थी। और हमारा पाकिस्तान कंट्री है वो बाद में जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है। तो बिल ऑफ राइट्स जो है वो हमें मिले थे। बिल ऑफ राइट्स जो है वो 1689 में हमें आए थे, 1689 मिले थे। वो वर्ल्ड वार से पहले भी वो थे, लेकिन उसकी वायलेशन जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो है टोटली वो हो गई, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ह्यूमन राइट्स की जो है वो वहाँ पे नहीं हो पा रही थी। उसके बाद हमें ह्यूमन राइट्स की रेजोल्यूशन मिले, अमेरिकन रेजोल्यूशन मिला, क्योंकि अमेरिका जो था, मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि अभी अमेरिका सुपर पावर अपने आप को समझ रहा है कि अमेरिका पहले ब्रिटिश की कॉलोनी थी। जैसे हम ब्रिटिश की कॉलोनी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ऐसे ही जो है इंडिया जो अमेरिका जो है वो भी ब्रिटिश की कॉलोनी। बिल्कुल। तो ब्रिटिश जो थे वो बहुत पुराने हैं यहाँ पे, तो उन लोगों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा जो है हुक्म चला है, ताकि अमेरिका के जो लोग थे उस टाइम, और जस्पिन नाम शायद मैं भूल गया हूँ, उसके जो लीडर थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, वो लोगों को इनिशिएट किया, उन्होंने बेसिक राइट्स के बारे में लोगों को बताया कि हमारे ये बेसिक राइट्स है जो कि वो ब्रिटिशनर है वो हमें नहीं दे रहे। तो उन्होंने एक अमेरिकन रेजोल्यूशन वहाँ पे फिर 1768 में आई थिंक, उसके अंदर जो अमेरिका जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, जो ब्रिटिश है वो अलग हुआ। तो वो एक बड़ा रेजोल्यूशन देखा जा रहा है कि हमारे पूरे खिते के अंदर के अमेरिका ने एक बड़ा वो खुद मुख्तारी जो है वो ब्रिटिश से ली थी। उसके बाद फ्रांस के अंदर ये रेजोल्यूशन आई। देखो फ्रांस के अंदर रेजोल्यूशन है वो, देखो सारे सीनियरों को जब हम देखेंगे, सारे सीनियरों को देखेंगे, जहाँ पे जुल्म बर्बियत होगी इंसान के ऊपर जब होगी, इंसान अपने जुल्म बर्बियत के वक्त हमें देखने को आ रहा है, वो किसी न किसी जो फोर्सेस होती है या उसके ऊपर अदारे होते हैं या उसके ऊपर जो उसका बादशाह होता है वो जुल्म बर्बियत करता रहता है कि वक्तन वो डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। जब वो उसकी पीच पॉइंट जब ज़्यादा हो जाएगी तो लोग उससे बहुत बेजार हो जाते हैं। जब वो बेजार हो जाते हैं तो फिर वो उसके बाद कोई राइट नहीं होता, उसके बाद कोई और रास्ता नहीं होता कि हम अब क्या करें। अब जो जिस माशरे के अंदर आप देखेंगे, जिस चीज़ के अंदर आप देखेंगे जहाँ पे जुल्म बर्बियत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को रहने के लिए और कुछ नहीं मिलेगा, वो लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। इसी वजह से ये जो थोड़ा सा बैकग्राउंड उसमें वो सारा सीनियर उसमें आता है कि वो अपना जो रेजोल्यूशनरी पार्ट है वो अपना जो खुद मुख्तारी है वो खुद मुख्तारी जो है हासिल कर सकें। उसके साथ साथ जो है उसके बाद जो
यूनाइटेड नेशन हमें बनी, लेकिन हमारा यूनाइटेड नेशन जो बनी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए कि पूरी दुनिया जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करे। यूनाइटेड नेशन जो उसको यूनाइटेड नेशन करेक्टर जो है था, वो करेक्टर हमने दिया था, चैप्टर दिया था। तो उसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर क्या बना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया 10 दिसंबर 1948 के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स दिया था। बिल्कुल। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स जो है वो 1948 में हमें दिया गया पूरी दुनिया के लिए। उसके अंदर जब ये सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था को पूरी दुनिया को एक इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो, दुनिया के अंदर जो है वायलेशन जो ह्यूमन राइट्स की हो रही है उस पर जो है अमल दरामद किया जाए। उस वजह से यूनाइटेड नेशन जो है हमें एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स दिया। उसके अंदर ऑलमोस्ट जो है दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज़ है, जो खुद मुख्तार कंट्रीज़ है, उन्होंने मिल के जो है नेशनल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन असेंबली जो उन्होंने पास किया, वो हमें दिया है। उसके जो आर्टिकल हैं तकरीबन 1 से लेकर 30 तक आर्टिकल हैं, उसमें जो है वो पूरी दुनिया के अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन है। जो भी मुल्क उसका जो बोलेंगे उसका जो है साइनर है ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स का, तो वो उसके अपने अपने मुल्क के अंदर उस जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो है उस पर अमल दरामद लाजमी करवाएगा। इसी वजह से अब जो हम अपने मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो हमारे पास जो आइन है, अभी रिसेंटली जो आइन चल रहा है 1973 चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 चल रहा है। इसके अंदर भी जो है हमारे पास जो है वो ह्यूमन राइट्स के जो है फंडामेंटल, इसको हम वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स बोल रहे हैं, ह्यूमन डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट्स बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारे कानून के अंदर जो हैं वो दे रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स बताएं, जो आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक है। ये है हमारे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे मुल्क के अंदर भी है। ठीक है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिस तरीके से जिन्हा ने जो बात की थी, जो हमारे फाउंडिंग फादर ने, कि हर किसी को हक है, जिसका जो मजहब हो, जिसकी जो उसकी कास्ट हो, उससे किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें एक चीज नजर आती है, वो ये कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीड करने के लिए नॉन मुस्लिम जो है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर के जो हो या जो वो प्रेसिडेंट हो, उसको अलाउ नहीं है। सो मेरा ये यहाँ पर ये सवाल उठता है ये कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, और जितने भी मामला की हम बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमने पहली ह्यूमन राइट्स की वायलेंस की बुनियाद 1973 में नहीं रखी? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बागी साहब, आपने जो ये क्वेश्चन किया बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि ये जो हम जिस कानून के ऊपर हम चल रहे हैं, जो आइन जो हमें दिया गया है इस मुल्क को चलाने के लिए, उस आइन के अंदर जो ये चीज़ दी गई है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो मस्ट बी मुस्लिम हो। ठीक है, किसी और जो है मज़हब के लोग इसका वो नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये अगर हम इसको दोबारा मैं पुट ऑफ करूँ, यूएनए की तरफ लेके जाऊँ या ह्यूमन राइट्स की तरफ लेके जाऊँ, पूरी दुनिया के अंदर लॉज हैं जहाँ पे हम साइनर भी हैं या उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, हम उसको मानते भी हैं, उन लोगों से हम फंड भी लेते हैं, हम चलाने के लिए यहाँ पे सारा सिस्टम करते रहते हैं। देखो उस पर्सपेक्टिव को हम देख के मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो शिप जो रखी गई है, इसको ह्यूमन राइट्स की जो है फुल फॉरन जो है वो ये वायलेशन है। लेकिन एक बात मैं और कनेक्ट करता रहा हूँ आपके तसलसल से, क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क के अंदर क्या है, हमारे मुल्क के अंदर एक आइडियोलॉजी देती है हमारे ऊपर आइडियोलॉजी देती है कि सिर्फ हमारा मुल्क जो है वो 27 रमज़ान शरीफ महीने में हम बैठे हुए हैं, तो 27 रमज़ान के ऊपर इस्टेब्लिश हुआ है और इस्लाम की बुनियाद पे हुआ है, यहाँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से जो है ये हमारा मुल्क इनिशिएट हुआ है। लेकिन बात सिर्फ अगर मज़हब को हम यहाँ पे हर चीज़ के आगे पीछे हम लेके जाएंगे, क्योंकि मज़हब की एक अपनी एंटिटी है, अपनी एक हैसियत है।
जैसे मैंने बैकग्राउंड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमें क्या क्या उन्होंने दिया है। अगर मज़हब के हवाले से जो हम इनिशिएट ले रहे हैं, हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान मुल्क जो है वो मज़हब के आइडियोलॉजी के बेस हो रहा है, तो इसी वजह से हम जो है प्रेसिडेंट को यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर को जो है एज ए मुस्लिम करार दे रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन उसको हम जब देखेंगे लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जो थे किताब था, उसको हम देखेंगे, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं थी। ठीक है। जब हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जो यहूदी थी या कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग जो थे वो तहजीब बनाते थे, तकलीफ़ देते थे, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट देते थे, उसके बावजूद भी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन लोगों के घर जाके उसकी ताज़त करने जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो जिस चीज़ पे हम बिलीव रखते हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस रखते हैं, हम बोले हम उस पे फॉलोवर्स हैं, लेकिन हम उसके फॉलोवर्स को भी इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मफाद के खातर या अपने इनिशिएटिव के खातर, अपने सिस्टम के खातर हम बोलते हैं बस ये जो चीज़ें हैं हमें होनी चाहिए, किसी और को नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को हमें दूर करना है। मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये है कि वो टोटली वुमेन राइट्स की वायलेशन है। ऐसा नहीं कि हमारे मुल्क के अंदर हिंदू कम्युनिटी है, दूसरे मज़हब के लोग रह रहे हैं, उन लोगों का भी राइट है। ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तानी नहीं है। अगर नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान की है, रह रहे हैं पाकिस्तान में, आप NIC जो आप इशू कर रहे हैं वो पाकिस्तान की इशू कर रहे हो, वो मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर वो अपनी खदमात दे रहे हैं, मुख्तलिफ हिसाब से वो आपके साथ चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका जो सरबराही का जो राइट्स है वो आप छीन सके। ठीक है। ऐसा ये तो मुकम्मली जो है हम देखते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अगर हम हिस्ट्री को अगर हम रिलेट करते हैं तो हमें प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस हमें नज़र आता है, ठीक है, कि जहाँ पर प्रेस को जो है वो कंट्रोल किया गया है, और उसी के तरीके से अगर अभी की बात की जाए तो वो ये कि हमें पैका एक्ट हमें नज़र आता है, ठीक है, जिसमें जो है वो आज भी उसके जो सहाफ़त के शोबे से जो लोग हैं वो बड़ा उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट बनता भी, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये जो एक ह्यूमन वायलेशन की, या यूँ कहें कि जो सप्रेशन है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो ये भी हमें एक वायलेंस की सूरत में हमें नज़र आती है। सो आपके तहत, आपके नज़दीक ये क्या इसे वायलेशन कहना या ये कहना कि क्या पैका एक्ट सही है या गलत, काइंड इसके ऊपर भी थोड़ा हमें भी। जी बागी साहब, ये क्वेश्चन पीका एक्ट ये हमारे मुल्क का एक करंट इशू भी है जी। पीका एक्ट जो हुआ है इसमें करंट इशू भी है। जो हमारे साफ़ी हजरात हैं वो इसके ऊपर मुसलसल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलसल रेजोल्यूशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से, पिटीशन से लेके, कोर्ट से लेके, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मैं इस पीका एक्ट के हवाले से बोलूँ, ये टोटली गलत है, टोटली ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ठीक है। इसी वजह से वायलेशन है कि पीका एक्ट आप यहाँ पे नाफिज कर रहे हो, वो आपका जो मोटिव है, वो मोटिव क्या है वो हम जानते हैं, ठीक है। किस मोटिव के तहत जो है पीका एक्ट पास करके आप हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ए हमें बात राइट ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आर्टिकल ए हमें ये बता रहा है कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे जो साफ़ी हजरात वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या इनिशिएट दे के आए, वो क्या हाईलाइट करते हैं हमारे माशरे के अंदर, वो यही हालात करते हैं कि हमारी स्टेट जो है, स्टेट क्या क्या काम कर रही है, स्टेट कैसे काम कर रही है, उसकी कहाँ वायलेशन हो रही है, कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसको हाईलाइट करते हैं। वो कोई एक इन्फॉर्मेशन एजेंसी तो नहीं है कि वो ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा करो। वो जो चीज़ें देख रही है, माशरे के अंदर जो देख रही है, कम्युनिटी के अंदर जो देख रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लोगों के लिए काम क्या कर रहा है या लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितनी बजट आ रही है, कितना बजट खर्च हो रहा है, कौन सा सेक्टर सही काम कर रहा है, कौन सा सेक्टर सही काम नहीं कर रहा है, उसके हवाले से जो है ये पूरा काम कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि पीका जो हमारे साफ़ी हजरात हैं, मीडिया जो सहाफ़त है, वो भी एक हमारा पिलर है, बिल्कुल। इस मुल्क का चलाने के लिए एक मैं बोला हूँ, जैसे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 पिलर तो है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, बिल्कुल। ये तो इस मुल्क को चलाने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो दिया हुआ है कि आप मुल्क को चलाने के लिए ये 3 बड़े
इदारे हैं, इसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। वो तो हमें देगी, लेकिन मैं बोलूँगा इस मुल्क को चलाने के लिए जो मीडिया हजरात हैं, जहाँ हम बोलते हैं इसको मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं, ये भी एक हमारा चौथा इदारा है जो मुल्क को चलाने के लिए। जब तक हम किसी से क्वेश्चन नहीं अराइज करेंगे, जिससे हम कुछ नहीं पूछेंगे, गलत और सही तक क्वेश्चन अराइज नहीं करेंगे, तो उसको आगे वाले को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। इसी वजह से ये जो एक्ट पास किया गया है, ये एक्ट पास इसी वजह से किया गया है कि जो चौथा एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से, अपनी कम्युनिटी के हवाले से या इस सोसाइटी के हवाले से जो काम कर रहा है, उस चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, आवाम को बता रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये पीका एक्ट दिया गया है। अब देखा जाए तो पीका एक्ट के अंदर पनिशमेंट भी है, ठीक है, बिल्कुल, प्रोसीजर भी है, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को ये बोलूँगा कि ऑलरेडी हमारे पास साइबर एक्ट भी है। ठीक है। आप लोगों को जब ज़रूरत है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को ज़रूरत है, हमारे माशरे में अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से कोई लॉ की ज़रूरत है, आप समझते हैं कि जो है वो वायलेशन हो रही है, या मवाद ऐसा रिलीजियस बेस पे या मुल्क की खिलाफ कोई ऐसी बात हो रही है मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसी हवाले से जो है आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा दें। उसी हवाले से ऑलरेडी हमारे पास साइबर एक्ट है। ठीक है। जब साइबर एक्ट हमारे पास एक्ट है, उसकी प्रोसीजर भी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है, उसमें पनिशमेंट भी है। उसके तहत जो गलत बात कर रहा है, जो गलत चीज कर रही है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाओ, बजाय कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये है कि जब मीडिया को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मतलब ये कंट्रोल सिर्फ मीडिया को नहीं है, मैं बोला हूँ मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक आपके डिपार्टमेंट में। ठीक है। जब आपके डिपार्टमेंट जब एनओसी देती है किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो वो ही अपना चैनल इनिशिएट कर सकता है, तो वो चला रहा है, तो हर चीज आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड है। उसके बावजूद ये एक्ट यहाँ पे नॉफज करके आप हामिद जैसे, सलीम साफी जैसे बड़े बड़े हमारे एंकर है पाकिस्तान के अंदर, उसकी आवाज को दबाने के लिए अपने ये इनिशिएट किया गया है। मैं बोला हूँ कि ये जो पीका एक्ट है, सिर्फ और सिर्फ इस हमारे माशरे के अंदर मीडिया के, हमारे मास कम्युनिकेशन के जो दोस्त हैं, मास कम्युनिकेशन जो इदारा है, सिर्फ इसको बंद करने के लिए नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ उन इंडिविजुअल दोस्तों के लिए किया गया है कि कोई ऐसा इंडिविजुअल दोस्त, ऐसा जो हमारा जो एक्टिविस्ट दोस्त जो ऐसी बात करे, जो उसको विथ प्रूफली उसको पता हो ये मुल्क के अंदर गलत हो रहा है, उस पे आवाज उठाना हर एक बंदे का अपना राइट्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आवाज जैसा आवाज उठाने के लिए, वो बंद करने के लिए ये एक अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जुडिशरी जिस तरीके से आपने कहा मेन पिलर है, तो उसी को अगर मैं रिलेट करते ये चलो कि हमारे पास अभी हमें देखने को मिलता है 26 अमेंडमेंट, 26वीं तरमीम। तो 26वीं तरमीम जो है, देखिए पीका एक्ट आया, ठीक है, उसके बाद अब 26वीं तरमीम है। अब ये जुडिशरी को मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा मेन और एक मुद्दा है जो चल रहा है। सो इसके ऊपर भी काइंडली थोड़ा आप ब्रीफ करें, क्योंकि एक हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट। हमें जैसा कि मैंने प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस की बात की, पीका एक्ट की बात की, और ये जो वायलेशन है, ये अब जहां पर अब हम बात करें जुडिशरी, वो भी मेन पर, अब जुडिशरी के ऊपर ही अगर हम बात करें, 26 अमेंडमेंट में अगर हम बात करें, तो वहां पर भी हमें मामला हमें ठीक नजर नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर भी काइंडली थोड़ा ब्रीफ करें। बिल्कुल बागी साहब, ये कनेक्टेड हो गया है। मैंने पहले बताया है कि जुडिशरी एक हमारे मुल्क का एक मेन पिलर है चलाने के लिए जी, क्योंकि जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जिस चीज़ के ऊपर हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, वो कभी भी चीज़ सही माध्यम नहीं जा सकती। कोई शक, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारी वो कम्युनिटी हो, चाहे हम अपने आप से वो सवाल करें कि मैं अब जिस कंडीशन में जा रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, वाकई वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है, उसी को चेक एंड बैलेंस करना लाजमी होता है। जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी हमें दिया गया है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इदारा है, वो उसका अपना काम खुद मुख्तारी से करती है, ठीक है। लेकिन इस अभी जो 26वीं तरमीमी जो अमेंडमेंट दी गई हमें, उसमें देखा जा रहा है कि इस पिलर को, इस इदारे को कंट्रोल करने के लिए ये तरमीम लाई गई है, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड लेके जाऊं, जो कि 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम
जब हमारे माशरे के अंदर यहाँ चल रही है, 18वीं तरमीम में हर एक इंडिविजुअल प्रोविंस को अपने राइट्स दिए गए हैं, वो अपने आप प्रोविंस के अंदर अंदर वो अपना काम करे मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर। पहले ये होता था कि वफाक जो है प्रोविंस को राइट्स नहीं दे रही है, वफाक को सिर्फ अपना जो है सिस्टम चला रही है, वहाँ से फंडिंग हमें नहीं मिल रही है। तो 18वीं तरमीम यहाँ लाई गई। 18वीं तरमीम को अलावा इंडिविजुअल प्रोविंस अपने एक्सेस में रह के वो अपने सूबे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करे। लेकिन देखा जाए स्पेशली सिंध के अंदर हमें वही जो 18वीं तरमीम की जो इम्प्लीमेंटेशन देखे, या उसके बाद आज तक तकरीबन 6 से 7 ईयर्स हो गए हैं, उसके बावजूद भी कोई काम वगैरह हमें नज़र नहीं आ रहा है इंडिविजुअली जो देखा जा रहा है। दिन ब दिन जो है हमें वॉल्यूशन हो रही है। ये 26वीं तरमीम वहाँ से लेके जो हमारी जुडिशरी है उसको हाईजेक कर दिया है। अब हमारी पीका एक्ट लेके उसको मीडिया को कंट्रोल कर दिया, वो एक मखसूस पिलर था हमारा मुल्क का चलाने के लिए। ठीक है। अब दूसरा जो हमारी जुडिशरी है, दूसरी जुडिशरी को भी हाईजेक कर दिया है। इस वजह हाईजेक कर दिया है कि जो मैं एज एडवोकेट मैं ये समझता हूँ कि जुडिशरी के अंदर जिस हवाले से आप हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पहले सा प्रोसीजर जो था, जो मोस्ट सीनियर जस्टिस होगा वही वो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध डिफरेंट प्रोविंस के हो सकता है। ठीक है। इस अमेंडमेंट के अंदर जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया है, अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको नहीं पता, उन्होंने ये कहना किया है कि इस एक मोस्ट सीनियर जो है जस्टिस है उसको चीफ जस्टिस बनाने के बजाय मोस्ट 3 जस्टिस हैं उसमें से कोई एक को करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये कि हमें बताए कि माशरे के अंदर क्या क्या चल रहा है। अब आप चीफ जस्टिस या उसको बनाओगे उस 3 में से जो आपकी सुनेगा। बिल्कुल। जो बंदा आपका होगा। अब देखो, जो बंदा आपका होगा एक इंडिपेंडेंट एक इदारा है, उस इदारे के अंदर आप दाखिल करके अपना बंदा जब लेके आओगे तो डेफिनेटली उस इदारे का हाल कैसा होगा। ठीक है। ऑलरेडी हमारी जो जुडिशरी जो है 127 कंट्रीज के नंबर पे है, अभी शायद 40 नंबर पे चली गई है। ठीक है। टोटल 200 कंट्रीज है, 200 से कम कंट्रीज है 94, उसमें से हमारी कंट्री जुडिशियल सिस्टम के हवाले से 140वें नंबर पे चली गई है। ठीक है। उसके बाद अभी ये 26वीं तरमीम ला के हमें क्या सबक देना चाह रहे हो, हमें क्या बताना चाह रहे हो कि अभी अब 40 नंबर पे हैं कि 140 हम चले गए 90 नंबर पे चले जाए। जैसा कि अभी जो आपने बात की कंट्रोल की अगर बात करते हैं तो राउट, जैसा मैं शुरू से जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं एक पूरी हमारी हिस्ट्री रही है। अगर हम बात करते हैं बेसिक डेमोक्रेसी की हमें नज़र आती है, जो हमारे जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर बात करें तो बेसिक डेमोक्रेसी में जहाँ पर ये बात की गई कि हमें, क्योंकि पार्टीशन के बाद हमें ये समझाया गया कि हमें जिस तरीके से हमारे लिए अंग्रेज़ी जो है हमारे लिए एक डिफरेंट चीज़ थी, और उसी तरीके से जमहूरियत भी हमारे लिए एक अलग चीज़ है। तो उसके बाद हमें समझाया गया कि ये जो जमहूरियत का जो एक उसका जो एक वो फ्रेमवर्क है जमहूरियत का, वो हमसे कई दूर है। तो इस वजह से हमें ये समझाने की कोशिश की गई कि इस जमहूरियत को कंट्रोल किया जाए। ठीक है। क्योंकि जब जमहूरियत जो है वो उसको अगर हम कंट्रोल, ताकि लोग समझ सकें जमहूरियत है क्या, ये एक तरह की एक ऐसी जो है वो हमें हमारे अंदर हमें फीड की गई चीज़, वहीं से चलता चलता हमें आज भी हमें चीज़ नज़र आती है कि हमारे पास चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं जा रही। ठीक। अब उसी की जैसे कि आपने जुडिशरी की आपने बात की, हम जो 26वीं तरमीम की हमने बात की, उसके बाद हमने 18वीं तरमीम का भी जो आपने जिक्र किया, उस सब के बीच में अगर अभी हम बात करते हैं हमारे पास जेंडर के ऊपर अब हम आते हैं। बिल्कुल। अब देखें जेंडर की अगर बात करें तो थ्रू आउट की हमें देखा है कि हमें मेल फीमेल हमारे पास ये दो जो है वो जेंडर की हमें ज़्यादा हमें बात नजर आती है, लेकिन एक थर्ड जेंडर भी है। ठीक है। अब उस जेंडर के ऊपर कोई बात नहीं करता, अगर वो बात करेगा तो वो उसके लिए एक पॉलिटिकल स्टंट हमें नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्शंस में आप देखेंगे तो हमें जो कैंडिडेट्स जो होते हैं वो उनके साथ खड़े हुए नजर आते होंगे, लेकिन इलेक्शन जैसे खत्म होंगे तो वो एक जेंडर जो है वो
उनको जो वो साइड किया जाता है। तो उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है जो ट्रांसजेंडर की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसजेंडर में अगर देखेंगे आप कि एक बड़ा तबका जो सेक्सुअली तौर पे जो वो उनको वॉयलेंस हमें नज़र आता है। उसके बाद जो है वो उनका रिसेंट अगर ईयर की अगर बात करें जो अगर तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो रिपोर्ट्स जो कहती हैं 9 जो है वो मर्डर हुए हैं। सो ये जो एक वायलेंस है, अब हम ह्यूमन वायलेंस की बात करें तो इस तरीके के जो वायलेंस भी हमें नजर आता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो बागी, ये हमारा थर्ड कम्युनिटी है, ट्रांसजेंडर जो है हम मानते हैं इसको कानून के अंदर स्पेशली जो जितने लॉज वगैरह होते हैं ना, लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल होता है ही। जैसे इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते रहते हैं कि ही मीन्स मेल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कानून के अंदर जहाँ जहाँ पे ही लफ्ज़ होगा उसको ज़्यादातर कंसीडर ये किया जाएगा कि मेल और फीमेल, ठीक है, बिल्कुल मेल फीमेल किया जाएगा। उसने डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन कानून के अंदर ये कहीं भी नहीं लिखा हो गया कि ही को फीमेल भी कहते हैं, मेल भी कहते हैं और ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। ठीक है, मेरे नज़दीक हमारे मुल्क के अंदर स्पेशल मैं चला जाऊँ के लॉ के हवाले से कि हमारे चाइल्ड मैरिज एक्ट भी है। जो देखो ना, एक्ट तब पास होता है, लॉ तब पास होता है जब वहाँ पे वॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बिल्कुल। जब चाइल्ड मैरिज एक्ट तब आया जब हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर छोटी छोटी एज की लड़कियाँ हैं उसकी शादियाँ बढ़ती जा रही थी, तो इसने क्या किया कि अब चाइल्ड मैरिज लाना ज़रूरी है उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद देखा जाए कि हमारे वुमेन हैं, हमारी फीमेल बहनें हैं, उसके ऊपर तशद्दुद वुमेन वायलेशन हो गई, डिफरेंट तरीके सेक्टर में वायलेशन हो गई, उसकी वायलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद वो वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, ठीक है, स्पेशल वुमेन, वो सिर्फ वुमेन को जो है वो प्रोटेक्शन कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट जो लॉज हैं उसको जहाँ जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात कर रहा था, साइबर लॉ आ गया 16 में, ठीक है। ऐसे ही न्यू जो चीज़ें आती, न्यू एक्ट पास होते हैं, न्यू वायलेशन होती है तो यहाँ लॉस आना जाता है। लेकिन जो ट्रांसजेंडर का आप देखा जाए, आपने जैसे बोला रिपोर्ट मैंने देखी है कि तकरीबन 9 मर्डर तक हो गए हैं। ये हाईलाइट इशू हो गया था, 9 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर हमें देखने तो कुछ कम मिलते हैं, तकरीबन उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा होती है, तादाद ज़्यादा होती है, बिल्कुल ऐसा ही, 5% या 10% वो हाईलाइट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं होते। तो देखो ना, ये बड़ी वायलेशन हो रही है, इसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर लॉज वगैरह नहीं है। उसकी पहले 16 में बहस हुई थी, 16 से बाद बहस हुई थी, 18 में एक पास किया गया ट्रांसजेंडर के हवाले से, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। इट मीन्स ये क्या जा रहा है कि आपने एक हमें कोई चीज़ तो दे दी है, एक चीज़ तो दे दी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? ठीक है, आपकी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। जो भी एक पास होता है, एग्जीक्यूशन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है, उसमें जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का पूरा हेड है, एग्जीक्यूटिव का हेड। इसकी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी एक्ट, उसकी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है या उसकी वायलेशन हो रही है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है तो ये क्योंकि हमारे माशरे के अंदर सिर्फ उन लोगों को इनिशिएट किया जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे बिजी हुई है, वहाँ पे मसरूफ है, जो अपने मफादात को कायम दायम रखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि 400 के 500 लोग हैं जी, वही मुल्क को चला रहे हैं, वही अपना सिस्टम कर रहे हैं, वही अपने एक रूल जो है वो चला रहे हैं। और कुछ भी पूरी 22 करोड़ अवाम के जो बेनिफिट क्या है, पूरी अवाम क्या सोच रही है, अवाम को क्या कहना चाहिए, उन लोगों को कोई कसूर नहीं है, सिर्फ अपने आप को इधर या उधर अपने आप को स्टेबल करने के लिए। बिल्कुल, इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। बिल्कुल ठीक। आपने जो अभी जितनी जो गुफ्तगू की, उसके साथ अभी जो हम बात करें, करंट जो एक बड़ा इशू चल रहा है, अब ये इशू एक इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो नेशनलिज्म जो होता है वो इंसान के अंदर एक किसका फितरी ये अमल है कि जहाँ जन्मभूमि जिसे हम कहते हैं, जहाँ उसका जन्म होता है, फिर दुनिया के वो किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन वो उसकी जो जन्मभूमि जिसे हम कहते हैं, जहाँ उसकी बर्थ होती है, वो उससे कहीं भी दूर नहीं हो सकती। बिल्कुल। उसी के साथ साथ सिंध की अगर हम बात करें, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनको बड़ा करती है,
इसी तरीके से अगर हम बात करें जो सिंधु नदी की, अगर हम बात करें तो सिंध जो है, सिंधु नदी जो है, उसका पानी पीकर ही हम बड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे लिए सिंधु धरती और सिंधु धरती के सिंधु नदी जो है, सिंध का जो पानी है वो भी हमारे लिए, हमने भी उसका पानी पिया है तो हमारे लिए वो भी माँ है। अली, जैसा कि अभी करंट जो इशू चल रहा है, जो कैनाल की अगर हम बात करें, कैनाल इशू जो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर किसी सिंधी की बात नहीं है। यहाँ पर सिंध में रहने वाला हर वो इंसान, चाहे वो पश्तो, चाहे वो मुहाजिर हो, सिंध का रहने वाला जिसने भी सिंधु नदी, क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाला वो इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो मैं समझता हूँ अगर आप किसी के जीने का सहारा ही अगर आप ले लें, मैं समझता हूँ उससे बड़े और कोई वॉयलेशन नहीं हो सकती। तो इस वक्त जो करंट इशू, क्योंकि एक तो जो हमारा जो एक पूरा एक बैकअप रहा है कि हमने रिसोर्सेज की जो है वो वॉयलेशन हमने बड़ी की है, ठीक है, ये थ्रू आउट एक हमारा एक डिलेमा जो है वो रहा है। अगर हम बात करते हैं कैनाल की, अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिशर्स का जो है वो उनके ये एक वे था कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो उनके जो लॉयल्टीज जो थे, उनके जो करीब के जो लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनको बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, उनकी एक ये स्ट्रेटजी की सूरत में भी हम कह सकते हैं, ये इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन लेट्स कम टू द पॉइंट कि हमारा जो करंट का जो अभी जो हमारा जो इशू चल रहा है, ये इशू इस कदर चला गया है कि अब हर सिंध के अंदर पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले तो सिंध में बरसात है जिसकी वजह से सैलाब आ जाता है, फसलें नहीं बनती, जो गरीब जो तबका है वो, उसके बाद अब सिंध का हर एक बच्चा जो है वो इस चीज़ को फेस कर रहा है, हर एक घर। सो अब मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप इसके ऊपर, क्योंकि हमें देखा है, आपने सोशल मीडिया की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे आप कराची की बात करें, हर जगह पर आप बड़े ही एक्टिव रहे हैं। सो इस सब के ऊपर आपका क्या जो है वो कहना है कि ये जो सारे जो मामला है, जो कैनाल इशू, और आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में कि ये जो एक प्रोटेस्ट की ये जो एक मुहिम जो चल रही है, क्योंकि देखें सिंध के जो अगर बात करें जो अभी जो करंट जिनकी गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कि ऐसा कैनाल नहीं बन रहे, लेकिन सब कुछ सामने होने के बावजूद वो डिनाई कर रहे हैं। तो ये आखिर आप क्या समझते हैं कहाँ तक ये जो मूवमेंट है, ये इसका रुख जो है वो सेकंड क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी तक हमें जो देखने को मिलता है कहीं ना कहीं हमारे प्रोटेस्ट को एज सच वो अहमियत या हमारी बात को वो नहीं सुनी जा रही। तो आप क्या समझते हैं अगला लाएमल क्या होना चाहिए और आगे क्या हो सकता है? जी बागी साहब, ये बात बिल्कुल, ये जो इशू है, ये इशू सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल किसी फ़र्द या किसी कम्युनिटी या किसी माशरे का नहीं है, ये एक जीने और मरने का इशू है। क्योंकि जो इंडस डेल्टा है, हम इसको डेल्टा बोलते हैं, जहाँ से पानी आ रहा है ऊपर से, वो पानी जहाँ जहाँ आ रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके हर कोने पे, हर जगह पे जो है, जहाँ जहाँ कम्युनिटी रह रही है, वो बज़ाहिर जो दरिया के किनारे पे जो बैठे हैं वो तो वहाँ से तो चले गए, ठीक है। रिसेंटली जो है मैं आपको अंक बताऊं कि 12 लाख से ज़्यादा लोग इंडस डेल्टा के इर्द गिर्द जो थे वो वहाँ से चले गए, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का जो गुजर सफ़र जो था, वो गुजर सफ़र सारा इस दरिया के ऊपर था। ठीक है, बिल्कुल। जब दरिया सूख गया, दरिया में पानी नहीं, उन लोगों को रहने के लिए और कोई बेचारा नहीं था, बिल्कुल। इस वजह से उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा आपके चैनल के तसल्सल से व्यूअर्स को थोड़ी सी बैकग्राउंड को बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये तो करंट इशू तो है, नो मोर कैनाल ऑन इंडस, नो मोर कैनाल ऑन इंडस, लेकिन समझ आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर हमारी कम्युनिटी के अंदर लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये इशू है क्या। इसके इशू से हमें 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद न सिर्फ इंडस डेल्टा के गिर्द जो लोग बैठे हैं उसको खतरा है, बल्कि पूरी सिंध के अंदर लोगों को खतरा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये हमारे व्यूअर्स को, हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आपने बिल्कुल अच्छी बात है कि नेशनलिज्म सिस्टम जो है वो न सिर्फ सिंधीज के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके अंदर पंजाब से जो कैनाल आ रहा है, पंजाबी सराइकी बोलने वाले वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बोले हमें नहीं मिल रहा। ये वो बलोच हमारे भाई है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे
पश्तून भाई है वो भी इस पे प्रोटेस्ट करे। सिंध, कराची सबसे बड़ा शहर है हमारा, पूरे पाकिस्तान को चलाने के लिए आपको सिंध के कैपिटल सिटी कराची दे रही है। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन है सिंध के अंदर, जब समुद्र को मीठा पानी नहीं मिलेगा, आपकी पानी वो समुद्र जो है आपकी जमीन वो है वो लेके जाएगा। ठीक है। किसी ने शायर ने ये बोला था कि समुद्र जो है वो आशिक है। ठीक है। किसका आशिक है? वो उसकी महबूबा जो है वो दरिया है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब पानी जब आता है दरिया के अंदर, दरिया का पानी जब समुद्र को आके मिलता है तो समुद्र अपनी स्पेस जो है पीछे कर लेता है। ठीक है। अब समुद्र के अंदर पानी नहीं दे रहा है, दरिया के ऊपर पानी नहीं आ रहा है। अब जाके देखोगे सिजावल, बदीन, ठट्ठा की जमीनें, हजारों एकड़ जमीनें समुद्र लेके गया है। उसके साथ साथ जहाँ से समुद्र गुजर रहा है उससे 200 से 300 किलोमीटर पे आप वहाँ पे पानी पीने के लिए आपको मुयसर नहीं है। तो वहाँ पे नलके लगाओगे, पीने के लिए पानी लगाओगे, वो नीचे से पानी आपको वो कड़वा नजर आ रहा है, आपको पीने के पानी काबिल नहीं आ रहा है। तो इसमें अंदाजा लगा लें कि इतना बड़ा इशू है, न सिर्फ इस खित्ते का इशू है, इस पूरी कम्युनिटी की सिंध में रहने वाले एक एक बच्चे का बड़ा इशू है। अगर आज 15 साल के बाद ये रिसर्च 15 साल के बाद बदीन, ठट्ठा, सजावल नहीं रहेगा आपका, और 20 से 30 साल के बाद पानी नहीं मिलेगा समुद्र को, आपकी कराची में नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक। आप सारा डिपेंडेंट कराची के ऊपर कर रहे हो, सारा ट्रेड कराची के थ्रू कर रहे हो, वो कराची डूब जाएगी, कराची समुद्र लेके जाएगा, तो फिर हमारा पाकिस्तान कहाँ पहुंचेगा? ठीक है। तो ये एक बड़ा फुकदान है हमारे माशरे के अंदर, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि, लेकिन वो कुछ इसी तरीके से हमारी सिंध गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि मैं स्नो मोर का नाम कैनाल नहीं बनाने देंगे। मैं इस सिंध गवर्नमेंट को शेम बोलता हूँ, इस वजह से शेम बोलता हूँ, आप वफाक में बैठे हैं, आप इत्तेहादी गवर्नमेंट है। बिल्कुल। जब ये एक पास हुआ है तो उसके ऊपर किसने साइन किए? साइन किए। बिल्कुल ठीक है। किसने साइन किए? जब आप इत्तेहादी गवर्नमेंट है वफाक के, आप अभी इस चीज को सीरियस लोगे तो ये एक्ट खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे अगर ये कैनाल बनाओगे तो हम गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे, अब अपने इनिशिएटिव क्यों नहीं बता रहे हो? इस मीन्स आप इसके हामी हो, आप इस सिंध के हामी हो, सिंध के लोगों को सिंध के अंदर करारदाद पास करके आप ये बताना चाह रहे हो कि हम इस कैनाल के खिलाफ है। लेकिन हम पढ़े लिखे तबको, पढ़ा लिखा तबका हर एक सोशलिस्ट बंदा ये समझता है कि आप इससे व्यवहार हो। जब तक आप नहीं दोगे, जब तक आप स्ट्रॉन्गली इनिशिएट नहीं लोगे, सीरियस बेस पे आप इनिशिएट नहीं लोगे, तो ये कभी पे खत्म नहीं इशू होगा। नहीं आप रहेंगे, नहीं हम रहेंगे, नहीं सिंध रहेगी, तो किस पे हुकूमत करोगे? बजाय कि आप अपने पर्सनल मफादात के खातिर आप सिंध का सौदा कर रहे हो। ये वाजे में बता रहा हूँ, ये सिंध के सौदे कर रहे हैं, मैं को बताना चाह रहा हूँ, इसको उठाना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। एक एक बच्चा जो कोई रिजर्वेशन कर रहा है, सिंधु कैनाल के ऊपर जो पानी आ रहा है इसके ऊपर जो है एक एक बच्चा निकला है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। जब कोई भी कानून ऐसा बना लो, उस कानून को कम्युनिटी से एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। जब तक आप पार्लियामेंट में बैठ के कोई एक्ट पास करोगे, उसको आपकी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, उसकी कोई भी अहमियत नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक उसको कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस एक्ट को, इस कैनाल के हवाले से जो एक्ट पास हुआ है, इसको सिंध के एक एक बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किए, वो चाहे 10 साल का बच्चा हो, चाहे 5 साल का बड़ी का बच्चा हो, चाहे स्कूल पढ़ रहा है वो बच्चा हो, कॉलेज का बच्चा हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, किसी भी तंजीम से हो, उस्ताद हो, वकील हो, कोई भी हो, कोई भी कम्युनिटी जो है इस एक्ट के ऊपर खामोश बैठ के नहीं है। ऐसा नहीं हो कि इस अवाम को, इसी एक्टिविस्ट को, इसी नंदल को, इसी इशू को लेके न सिर्फ हम कैनाल बनाने देंगे, ये रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ सकती है। ये सिर्फ कैनाल का इशू लेके अगर पूरी सिंध एक जगह इकट्ठी हो गई, मैं समझता हूँ कि उसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट को, वफाक गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा, ऐसे कोई इशू जो कौम, अवाम और सोसाइटी के खिलाफ हो, उसके फुल फौरन जो है पीछे हटना चाहिए, बजाय कि उसके ऊपर जिद और अपनी अना के खाते पे बैठ के उसके इम्प्लीमेंटेशन आप कराएं। इसी वजह से मैं थोड़ी सी बात और कर रहा हूँ, ये भी है कि हमारे सिंध के अंदर ये हो रहा है कि जो भी लोग कैनाल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना आवाज़ उन कम्युनिटी के साथ, उन्हीं इदारों को बताना चाह रहे हैं कि हमसे जुल्म हो रहा है,
बिल्कुल वो ठीक। उसके ऊपर जो FRA हो रही है, वो जेले भर जो प्रोटेस्ट गिरफ्तारियां हो रही है, ये भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। बिल्कुल ये ठीक भी है। सही सीधी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आप सिर्फ और सिर्फ हमें ह्यूमन राइट्स की किताबों के अंदर रहने के लिए नहीं दिए, कम से कम हमारे माशरे के अंदर जो जो ह्यूमन राइट्स हमारे बनते हैं उसको भी इम्प्लीमेंटेशन करना और वो अवाम तक उसका ह्यूमन राइट्स की एक्सेस देना गवर्नमेंट का और इदारों का राइट्स होता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बहुत ही हेल्दी हमारी कॉन्वर्सेशन रही और उम्मीद करता हूं कि हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली गुलाम साहब। इसके साथ साथ ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर जिसकी तारीख में शाह लतीफ़ हो, हम नहीं है, हम लतीफ़ की नगरी के लोग हैं। आप हमसे हमारा पानी छीनेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। आप हमसे हमारी ज़ुबान काटेंगे, हम फिर भी, आप हमसे हमारे पाँव को काटेंगे, हम फिर भी रेंगते हुए अपनी बात को मनवाएंगे। लेकिन ये कहना कि हम अपने आप को दूसरों को नुकसान देकर अपनी खुशियों को हासिल करें, ये हमारी तहजीब में नहीं है, क्योंकि हम लतीफ़ की नगरी से है। तो इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली गुलाम साहब, आप हमारे चैनल नेक्टोफिलिया पर आए। थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।